गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने डिस्कस किया था इंटरनल चेकिंग सिस्टम क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल चेकिंग सिस्टम अलग अलग ट्रांजैक्शंस को लेकर क्या रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परचेजेस को लेकर इंटरनल चेकिंग सिस्टम का क्या रोल है। तो जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो किन किन स्टेप से हमें पास थ्रू करना पड़ता है। सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ डिमांड या रिक्विजिशन। बेटा सबसे पहली ही चीज़ ये है कि परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या डिमांड है एक प्रोडक्ट की। कोई भी परचेज जो है, हर परचेज एक रिक्विजिशन स्लिप के साथ ही स्टार्ट होगी। तो जिस भी डिपार्टमेंट को कोई मटेरियल या गुड्स परचेज करने हैं वो एक रिक्विजिशन स्लिप फिल करेगा। रिक्विजिशन स्लिप एक रिक्वेस्ट के लिए आप एक स्लिप भर रहे हैं जो कि आपका डिपार्टमेंटल हेड के साइन करे हुए होंगे जिस पर, और ये रिक्विजिशन स्लिप आपका डिपार्टमेंट फिल करेगा। इस रिक्विजिशन स्लिप में क्लियरली लिखा होगा आपके डिपार्टमेंट का नाम, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, कब तक चाहिए। जैसे ही सारे डिपार्टमेंट्स अपनी रिक्विजिशन स्लिप भेजेंगे परचेज डिपार्टमेंट को, तो परचेज डिपार्टमेंट को समझ आ जाएगा कि हमें कितने गुड्स की ज़रूरत है। ट्रेड इंक्वायरी, अब हमें ये पता होगा कि हमें परचेज करनी है, तो परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोटेशन इनवाइट करेंगे। अलग अलग सप्लायर से हम कोटेशन इनवाइट करेंगे। कोटेशंस में क्लियरली लिखा होगा कि वो सप्लायर किस प्राइस पर हमें सामान देंगे और उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो जो भी प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशंस हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती हैं वो कोटेशन हम फाइनल कर देंगे। अब कोटेशन फाइनल हो गई है तो नेक्स्ट है कि हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर परचेज मैनेजर है वो एक परचेज ऑर्डर बनाएगा। नॉर्मली परचेज ऑर्डर की 4 कॉपीज बनती हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट खुद अपने पास रखता है, एक जो सप्लायर है जो सामान देगा हम उसे भेजेंगे, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे और एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजेंगे। जो परचेज ऑर्डर है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ कि किस टाइम आपको डिलीवरी चाहिए, किस डेट को चाहिए, कहाँ पर चाहिए और आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे। जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है उसके बाद आपको गुड्स रिसीव होंगे। तो जैसे ही गुड्स रिसीव हुए आप इनवर्ड रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आप गुड्स को भेज देंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट में। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास पहले ही कॉपी है परचेज ऑर्डर की, ये देखिए परचेज ऑर्डर एक हमने दिया था स्टोर्स डिपार्टमेंट को। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास पहले ही कॉपी है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई कर लेंगे कि जो गुड्स आए हैं वो वैसे ही आए हैं जो परचेज ऑर्डर में लिखे हुए थे या नहीं। गुड्स की काउंटिंग कर लेंगे कि जितने हमने कहे थे उतने ही हैं, या वेट कर लेंगे कि जिस वेट के गुड्स हमने कहे थे उतने ही आए हैं या नहीं। वेरिफिकेशन के बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट एक गुड्स रिसीव्ड नोट प्रिपेयर करेंगे जो वो आगे परचेज को भेज देंगे। चेकिंग ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट, अब परचेज डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। उसके पास सबसे पहले रिक्विजिशन स्लिप आई थी, फिर उसके पास परचेज ऑर्डर आया, फिर उसके पास गुड्स रिसीव्ड नोट आया और फिर आए इनवॉइस। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैच कर लेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। उसके बाद जो परचेज डिपार्टमेंट है वो इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। अब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड करेंगे परचेज रजिस्टर के अंदर कि क्या आपने परचेज किया है। अब जैसे ही आपके पास इनवॉइस आया तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट बाय चेक हुई है तो वहाँ पर स्टैंप लग जाएगी पेड, ताकि हम दोबारा पेमेंट ना कर सकें। तो क्यों कर रहे हैं, इंटरनल चेकिंग का क्या रोल है इसके अंदर। अब क्या होता है जब हम परचेज करते हैं तो कई बार क्या हो जाती है फिक्टिशियस परचेज, जाली परचेज, झूठी परचेज। हमने परचेज तो की नहीं लेकिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज देके दिखाकर पैसा निकाल लिया। या डबल पेमेंट, कई बार क्या हो जाता है एक इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड हो जाता है तो हम उसकी 2 बार पेमेंट निकाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन इन प्रॉफिट्स, कई बार हम क्या करते हैं गुड्स जो परचेज किए लेकिन हम उस पीरियड में एंटर करते ही नहीं। हम सोचते हैं गुड्स परचेज तो अभी कर लिए लेकिन अगले साल हम उनकी एंट्री कर देंगे ताकि हम प्रॉफिट्स को चेंज कर सकें। और कई बार हम क्या करते हैं कि गुड्स हमने रिसीव तो अब कर लिए
लेकिन हम सोच रहे हैं छोड़ यार अगले साल उसकी एंट्री कर देंगे, ये भी हम प्रॉफिट की ऑल्टरेशन के लिए करते हैं। तो इस तरह की एरर्स, इस तरह के फ्रॉड्स हम कमिट कर सकते हैं और इंटरनल चेकिंग सिस्टम हमें ये कमिट करने से रोकता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर हमने गुड्स मंगवाए, हमने गुड्स परचेज किया, तो ऐसा हो सकता है कि गुड्स जो हमने परचेज किए वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नहीं आए हों, या डिफेक्टिव आए हों, या डैमेज्ड आए हों। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम गुड्स को रिटर्न करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के केस में क्या इंटरनल चेकिंग सिस्टम रहेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, एक रिजेक्शन नोट तैयार होगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट, जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन आई कि आप गुड्स जो हैं वो नहीं है हमारे लिए सूटेबल, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट उन गुड्स को अलग करके रख देगा ताकि जब भी वो रिटर्न करने हो वो आसानी से हो सके। इसके बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट एक रिजेक्शन नोट प्रिपेयर करेगा जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स देगा कि गुड्स में क्या कमी है, गुड्स कितने थे, क्या क्वांटिटी थी, कब आए थे, ये सारी डिटेल आएगी। इसके बाद जो परचेज डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करेगा इस रिजेक्शन नोट को और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक एडवाइस नोट जारी करेगा। इस एडवाइस नोट के अंदर सारी डिटेल्स होंगी, पर डेट क्या थी परचेज की, परचेज ऑर्डर का क्या नंबर था, इनवॉइस का क्या नंबर था, ये सारी डिटेल्स एडवाइस नोट के अंदर जाएंगी। इसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा आपके एडवाइस नोट को, ये चेक करेगा कि एडवाइस नोट इनवॉइस के साथ वेरीफाई हो रहा है या नहीं। इसके बाद ये एक एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न रजिस्टर के अंदर, जो आपका परचेज रिटर्न बुक है उसके अंदर एंट्री कर देंगे। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक डेबिट नोट रेज करेंगे। आप जानते हैं डेबिट नोट, आपने पढ़ा हुआ है डेबिट नोट क्या होता है। देखिए, जब आप माल खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो आप सप्लायर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप उस सामान को रिटर्न कर रहे हैं तो आप उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करते हैं, तो आप एक डेबिट नोट इशू करेंगे। ये डेबिट नोट आप भेजेंगे परचेज डिपार्टमेंट को, जो आगे भेजेगा सप्लायर को। सप्लायर फिर ये अश्योर करने के लिए कि उसे मिल गया है, वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। इसके बाद होती है रिटर्न ऑफ गुड्स। अब परचेज डिपार्टमेंट को जैसे ही डेबिट नोट मिल जाएगा तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि गुड्स जो हैं वो रिटर्न होने हैं। जैसे ही गुड्स रिटर्न होंगे एक एंट्री कर दी जाएगी गुड्स आउटवर्ड बुक में। जब गुड्स आए थे तो हमने कहाँ एंट्री की थी, गुड्स इनवर्ड बुक में। अब जब गुड्स जा रहे हैं तो हम कहाँ एंट्री करेंगे, गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर। अब कहाँ इंटरनल चेकिंग के सिस्टम के अंदर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सप्लायर है वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब ऐसा हो सकता है अगर आपका इंटरनल चेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो क्रेडिट नोट जो है वो आपने दबा लिया और अमाउंट आपने काट ली पेमेंट में से, और वो अमाउंट आपने खुद रख ली। सप्लायर को आपने पेमेंट की ही नहीं परचेज रिटर्न को लेकर। इसके बाद है क्रेडिट सेल एंड इंटरनल चेक। तो क्रेडिट सेल के अंदर हमारा क्या प्रोसीजर रहता है, क्रेडिट सेल क्या है, सबसे पहले हम सेल कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट पर। फर्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। तो जिसने हमसे सामान खरीदना है, जो परचेजर है, उसने कोई ऑर्डर दिया होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम परचेज ऑर्डर की डिटेल्स नोट करेंगे ऑर्डर रिसीव्ड बुक के अंदर। अगर ऑर्डर रिटन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर वर्बल है, आपने सिर्फ कह दिया कि मुझे ये सामान चाहिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एक रिटन कंफर्मेशन, एक लिखित में कंफर्मेशन चाहिएगी। तो कंफर्मेशन जो है हम ऑर्डर रिसीव्ड बुक के अंदर एंटर कर देंगे। 2 कॉपीज बनेंगी इसकी। अगर तो जो गुड्स हैं वो रेडी हैं तो सीधा स्टोर्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट डिस्पैच कर देगा। अगर जो गुड्स हैं वो बनाने हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, जो उन गुड्स को पहले बनाएगा। सेकेंड है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। जैसे ही आपको गुड्स ऑर्डर हो गए हैं तो आप पैक कर लेंगे उनको स्टोर्स डिपार्टमेंट में और तैयारी करेंगे उसके डिस्पैच की। आप ये चेक कर लेंगे कि गुड्स जो हैं वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बने हैं भी या नहीं। जब आप डिस्पैच करेंगे गुड्स को तो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो एक एंट्री करेगा आपके स्टॉक रजिस्टर में। क्यों? क्योंकि आपके स्टोर में से तो गुड्स जा रहे हैं, तो आप अपने स्टॉक रजिस्टर में एक एंट्री करेंगे और हर पैकिंग के लिए आप एक
चालान इशू करेंगे। वो जो चालान है सबसे पहले तो कहाँ जाएगा, एक तो गुड्स के साथ ही चला जाएगा, एक कहाँ जाएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और एक चालान, एक आपके ऑर्डर की कॉपी और जो ट्रांसपोर्ट की रिसीट है, ये तीनों चीज़ें जाएंगी सेल्स डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ इनवॉइस। तो जैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट को चालान मिल जाएगा, परचेज ऑर्डर मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट की रिसीट मिल जाएगी, सेल्स डिपार्टमेंट एक इनवॉइस तैयार कर देगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो इनवॉइस है वो वेरीफाइड हो और ऑथराइज्ड पर्सन से, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो या कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन है, उससे साइंड एंड अप्रूव्ड हो। इसके बाद हम करेंगे एंट्री इन द सेल्स बुक। अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक एंट्री करेंगे सेल्स रजिस्टर के अंदर। जैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इनवॉइस मिल जाएगा, वैसे ही वो सेल्स रजिस्टर के अंदर एंट्री कर देंगे। ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की कौन रखेगा? ओरिजिनल कॉपी ऑब्वियसली बायर रखेगा, और डुप्लीकेट कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपनी फाइलिंग के लिए रख सकता है। इसके बाद एंट्री कर दी जाएगी गुड्स आउटवर्ड बुक में। जब गुड्स जा रहे हैं, डिस्पैच हो रहे हैं, तो उन गुड्स की एंट्री कर दी जाएगी आउटवर्ड बुक के अंदर। कैसे कैसा धोखा कर सकते हो आप क्रेडिट सेल्स के अंदर? आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि फिक्टिशियस सेल्स दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो झूठी सेल्स दिखा दी, आपने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की, सेल तो कर दी लेकिन रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो कैश को क्या कर सकते हैं आप, धोखा कर सकते हैं। गुड्स आपने भेजे थे कंसाइनमेंट बेसिस पर, लेकिन आपने उन्हें दिखा दिया सेल्स, या गुड्स आपने भेजे थे रिटर्न बेसिस पर, लेकिन उसे आपने दिखा दिया सेल्स। आपने प्रॉपर्टी की सेल की, लेकिन उसे आपने दिखा दिया गुड्स की सेल। तो इस तरह की धोखाधड़ी कमिट की जा सकती है। सेल्स रिटर्न एंड इंटरनल चेक। तो सेल्स रिटर्न के अंदर क्या होता है, जब कोई परचेजर रिटर्न करता है गुड्स को, तो वो डेबिट नोट इशू करता है, तो वही डेबिट नोट सेल्स डिपार्टमेंट रिसीव करेगा, और सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि ये जो गुड्स आएंगे जो रिटर्न हो रहे हैं, इन्हें आप रिसीव कर लेना। इसके बाद जो गुड्स हैं वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे, और स्टोर्स डिपार्टमेंट उसकी एंट्री कर लेंगे गुड्स इनवर्ड बुक में, क्योंकि गुड्स रिसीव हो रहे हैं तो वो इनवर्ड बुक में जाएंगे। ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो बुक है वो साइन हो ऑथराइज्ड ऑफिशियल के द्वारा। इसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्ट करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि रसीद काट दो कि भाई गुड्स जो हैं वो हमने रिसीव कर लिए हैं। ये जो रिसीट है ये एक जाएगी कस्टमर के पास, और एक जो है वो लेजर के लिए रखी जाएगी जहां एंट्री की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं स्टोर्स एंड इंटरनल चेकिंग की। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सेल्स एंड परचेज की, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टोर्स एंड इंटरनल चेकिंग की। स्टोर्स के अंदर भी प्रोबेबिलिटी जो है फ्रॉड की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले हम देखते हैं रिसीट ऑफ गुड्स। सबसे पहले गुड्स रिसीव होंगे, तो गुड्स जो रिसीव हो रहे हैं, जैसे ही गुड्स रिसीव हुए, गुड्स की एंट्री कर दी जाएगी गुड्स इनवर्ड बुक के अंदर। गुड्स इनवर्ड बुक जो है वो मेन गेट पे रखी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री होने के बाद गुड्स कहाँ चले जाएंगे, स्टोर्स डिपार्टमेंट में। तो जब स्टोर्स डिपार्टमेंट में गुड्स आए हैं तो एक एम्प्लॉय वेरीफाई करेगा कि जो गुड्स आए हैं वो हमारा जो ऑर्डर था उसके मुताबिक ही आए हैं या उसमें कोई हेरा फेरी है। अगर वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो एक गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएगा। ये जो गुड्स रिसीव नोट है इसकी 3 कॉपीज बनेंगी। एक कॉपी कहाँ जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट को, एक कॉपी कहाँ जाएगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, और तीसरी स्टोर्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। अब अगर कोई गुड्स ऐसे हैं कि भाई डिफेक्टिव हैं, तो वो भी क्लियरली गुड्स रिसीव्ड नोट के अंदर लिखे होने चाहिए। गुड्स की जो वेरिफिकेशन है ना, ये ध्यान दीजिए, ये हमेशा एक परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की प्रेजेंस में होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये पता चलता है वेरिफिकेशन पे कि गुड्स में कोई डिफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसी है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को वहीं इन्फॉर्म हो सके और परचेज डिपार्टमेंट उस पर नेसेसरी एक्शन ले सके। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ गुड्स।
अब जब तक गुड्स बिकेंगी नहीं तब तक तो उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के जो गुड्स हैं उनको आप स्टोर्स डिपार्टमेंट की अलग अलग शेल्फ्स में, अलग अलग अलमारियों में रखेंगे और उनके ऊपर टैग्स लगा देंगे अलग अलग नंबर्स के, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि इस टाइप के गुड्स यहाँ रखे हैं, इस टाइप के गुड्स यहाँ रखे हैं। सेकेंडली हम बनाएंगे अलग अलग टाइप के गुड्स के लिए अलग अलग बिन कार्ड्स। ये जो कार्ड्स है ना, ये हम अलमीरा के बाहर हैंग कर देंगे या शेल्फ के बाहर टांग देंगे, जिन पर क्या क्या लिखा होगा कि गुड्स को क्या नंबर मिला है, कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, क्या नाम है, या कोई भी डिटेल्स जो एक्स्ट्रा हैं वो हम बिन कार्ड के ऊपर लिख देंगे। इस बिन कार्ड में 3 कॉलम्स होंगे, रिसीट का, इशू का, बैलेंस का। जैसे गुड्स रिसीव होते हैं हम यहाँ लिख देंगे, अगर गुड्स कोई डिपार्टमेंट इशू करवा रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे, और हमारे पास कितना बैलेंस बचता है वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन। अब जो बिन कार्ड में हमने गुड्स की क्वांटिटी दिखाई है उसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे जो स्टोर में एक्चुअल स्टॉक है। अब स्टोर में तो सपोज स्टॉक है कम, लेकिन बिन कार्ड में हम दिखा रहे हैं कि बहुत सारा स्टॉक और है, तो इसका मतलब वो स्टॉक क्या हो गया, क्या पता उसकी चोरी हो गई हो, उसकी मिस अप्रोप्रिएशन हो गई हो। थर्ड है इशू ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल किसी डिपार्टमेंट को इशू नहीं किया जाएगा जब तक वहां से कोई रेक्विजिशन स्लिप नहीं आती है। रेक्विजिशन स्लिप हमेशा डिपार्टमेंट से जो हेड हैं या मैनेजर हैं उनके साइन के साथ आनी चाहिए। रिक्विजिशन स्लिप की 2 कॉपीज होनी चाहिए, एक तो जिस डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की है उसके पास वापस चली जाए, और एक स्टोर अपने पास रख ले रिकॉर्ड के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कलर्स की स्लिप हम यूज कर सकते हैं ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब इशू करने की, जो गुड्स को इशू करने की जिम्मेदारी है वो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ही दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कल को अगर कोई भी उसमें छेड़खानी हुई, कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई तो वो एम्प्लॉय ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जो स्टोर ऑफिसर है उसका डेस्क हमेशा मेन गेट, जो स्टोर का मेन गेट है उसके पास रखा होता है, ताकि ये पता चल सके कि कोई आया है या कोई गया है, कोई स्टॉक लेकर बाहर तो नहीं निकल गया। ये सारी चीजें आप मेक श्योर कर सके। सिर्फ एक गेट होना चाहिए स्टोर में। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक गेट से एंट्री ले रहे हो, वहां तो बैठा है गेट कीपर या स्टोर ऑफिसर, लेकिन जो दूसरा गेट है एग्जिट का, वहां से पता ही ना चले। तो एक ही गेट होना चाहिए एंट्री एंड एग्जिट के लिए। अब जो गुड्स का इशू हो रहा है वो गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर लिखा जाए। किसी भी डिपार्टमेंट ने गुड्स इशू करा लिए, लेट्स से डिपार्टमेंट ए कहता है कि मुझे इन गुड्स की जरूरत है, तो डिपार्टमेंट ए ने स्टोर में से गुड्स इशू करवा लिए, तो उनकी एंट्री हो जानी चाहिए गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर। एक एग्जिट पास सिस्टम भी यूज कर सकते हैं हम। क्या होता है कि आपके पास एक पास होगा, कोई भी गुड्स स्टोर से नहीं निकलेंगे बिना पास के। अगर आपके पास पास है तो आप स्टोर से अपने गुड्स को लेकर जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब अगर कोई भी डिपार्टमेंट गुड्स को रिटर्न करता है तो एक मटेरियल रिटर्न्ड नोट के अंदर उसकी एंट्री की जाएगी। लेकिन अगर गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, सपोज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो उनकी एंट्री मटेरियल ट्रांसफर नोट के अंदर की जाएगी, लेकिन स्टोर को उसकी इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये मेक श्योर कीजिए कि जो अकाउंट सेक्शन के अंदर एम्प्लॉयज हैं वो गुड्स की रिसीट और इशू के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक एम्प्लॉय एक ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय रिसीट भी कर रहे हैं गुड्स के, इशू भी कर रहे हैं गुड्स के, और अकाउंट्स भी वही मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अकाउंट्स में धोखाधड़ी कर सकते हैं। अब अगर एक ही टाइप का मटेरियल इशू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अलग अलग टाइप का मटेरियल इशू हो रहा है तो उनको अलग अलग कार्ड्स पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उन कार्ड्स का नाम है स्टोर रिकॉर्ड कार्ड। अलग अलग कलर के कार्ड्स आप अलग अलग मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग है मटेरियल की वो किस किस चीज के साथ कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? गुड्स रिसीव्ड नोट, रेक्विजिशन स्लिप और गुड्स रिटर्न्ड नोट। जैसे ही आपने गुड्स को इशू कर दिया है वैसे ही कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भेज दीजिए
ताकि चेक कर सकें कि प्रोडक्ट को बनाने में, जब हम प्रोडक्ट को बनाते की कॉस्ट निकालते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट भी निकालते हैं। तो जैसे ही आपने गुड्स को इशू कर दिया, आप कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भेज दीजिए ताकि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सके। अब जो बिन कार्ड के अंदर क्वांटिटी है, उसको जो अकाउंट्स के अंदर क्वांटिटी है उसके साथ टैली कर लेना चाहिए ताकि चेक कर लें कि दोनों के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं।